ऑलरेडी नोन। 13 स्पीशीज है जो हम जानते हैं, यानी कि 13 मिलियन प्लस स्पीशीज मौजूद है हमारी इस वर्ल्ड में, और हर 10 साल के बाद एक न्यू स्पीशी इवॉल्व भी हो रही है। बट हम काउंट उसको करते हैं जो जिस चीज को हमने नाम दे दिया होता है, हम काउंट उसको करते हैं जिस ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई कर दिया होता है, राइट। सो 13 बिलियन स्पीशीज जो है वो नोन है। Eukaryotes from unicellular to multicellular. This is only 5% of all organisms that ever lived. इनमें से 5% ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपके आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, बाकी 95% ऐसे हैं जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, राइट। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ जगहों से प्लेसमेंट से उसकी डिस्कवरीज करते हैं और वहां से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नाम देते हैं, नाम यूनिवर्सल बेस पे देते हैं, कोई अपना लोकल नेम नहीं देगा उसको, राइट। तो ये तमाम चीजें जो है ये हम वेराइटी ऑफ लाइफ के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये जो 2-3 चीजें हैं ये आपके एमसीक्यूज लेवल के लिए आपने याद रखना है कि 13 बिलियन जो स्पीशीज हैं वो नोन है। अच्छा, अब ये जो 13 मिलियन स्पीशीज लेट सपोज नोन मौजूद है, आइडेंटिफाई मौजूद है, इन्हें बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है। सो बेसिकली पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट। जैसे आप अगर किसी क्लास में इंटर होते हैं तो टीचर्स आपको क्लासिफाइड करता है, अरेंज करता है कि ये डेस्क अरेंज हुए में, इसी के अकॉर्डिंग आपने बैठना है, राइट। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म कोई 13 बिलियन ऑर्गेनिज्म मौजूद है, लेकिन हम सिमिलैरिटीज की बेस पे उनको एक एक ग्रुप बना देंगे, राइट। सिमिलैरिटीज की बेस पे हम उन ऑर्गेनिज्म को जो हमारे पास लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद है, हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें ग्रुपिंग कर देंगे। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। पहले जो क्लासिफिकेशन होती थी वो सिमिलैरिटी की बेस पे होती थी, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे होती थी, मॉर्फोलॉजी की। मैं भी आपको अगर कोई ऑर्गेनिज्म में 10 रख दूं एनिमल्स में, आपको बोलूं कि भाई बेटा आपने इसको क्लासिफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी बायोकेमिकल टेस्टिंग को स्टार्ट नहीं कर देंगे ना। आपको फिजिकली जो नजर आएगा कि इसके विंग्स हैं, इनको एक तरफ लिख दिए, इसके बीक हैं, इसको एक तरफ कर दिए, ठीक है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन होती थी, सबसे पहले जो बेसिक क्लासिफिकेशन होती थी वो सिमिलैरिटीज की बेस पे होती थी, और सिमिलैरिटी वो भी मॉर्फोलॉजी की बेस पे। तो इस ग्रुपिंग करने को हम कहते हैं टेक्सोनोमी, राइट। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म ने सिमिलैरिटी की बेस पे, यानी कि उसे पहचाना, उसे आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको नाम दिया उस ऑर्गेनिज्म को। उस ऑर्गेनिज्म को नाम देने के बाद उसने उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया। इससे क्या हुआ, पढ़ने, लिखने और रिसर्च करने के लिए आसानी होती चली गई। सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिन्होंने टेक्सोनोमी की बुनियाद रखी वो थे कैरोलस लीनियस, C.Linnaeus। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एज वेल। कैरोलस लीनियस जो थे, उन्होंने, इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को, टेक्सोनोमी मींस व्हाट इज टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी का मतलब ग्रुपिंग करना, क्लासिफाइड करना, नाम देना, डिस्क्राइब करना, सिमिलैरिटी की बेस पे ग्रुप कर देना और डिसिमिलैरिटी की बेस पे अलग कर देना, राइट। तो उसने एक सिस्टम दिया और उस सिस्टम को कहते हैं बायोनॉमल नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब है 2 वर्ड, नोमेनक्लेचर नेमिंग देना। अब वो 2 वर्ड्स कौन से होते हैं? जीनस एंड स्पीशीज। अब बायोनॉमल नोमेनक्लेचर, ये इसने जो एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग दी, इसमें सबसे पहले ये चीज दी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाएगा वो इंटरनेशनल और लैटिन और ग्रीक नाम दिया जाएगा, कोई उसे लोकल नेम नहीं देगा, क्योंकि लोकल नेम एक ही चीज के बहुत ज्यादा होते हैं। हर एक कंट्री का भी लोकल नेम अलग हो गया, फिर उस कंट्री के जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस होते हैं उनके भी अलग हो गए, यानी कि सिटीज, प्रोविंसेस, विलेजेस, ये सब अपने अपने लोकल नेम। तो एक ऐसा नाम होना चाहिए जो स्टैंडर्डाइज ना हो। तो स्टैंडर्डाइज नाम को बायोनॉमल नोमेनक्लेचर की मदद से दिया गया। इसमें आपके पास एक कोई भी स्पीशीज, कोई भी आप ऑर्गेनिज्म का नाम रखते तो उसके 2 नाम होते हैं। आपके भी जब नाम आप लिखते हैं तो एक आपका नाम होता है और एक आपका सरनेम होता है, राइट। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे, फर्स्ट नेम जीनस, सेकंड नेम स्पीशीज। या तो लैटिन हो सकता है या तो ग्रीक वर्ड हो सकता है, राइट। तभी आप बायोलॉजी के अंदर कोई भी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे होते तो आप ये बोलते हैं कि इट्स अ ग्रीक वर्ड विच इज कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स, या ये लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। अगर आप टाइप करेंगे तो आप उसे जो है वो इटैलिक में लिखेंगे, लेकिन जब आप उसे हाथों से लिखेंगे तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे,
राइट। अच्छा, अब ये जो बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर है, इसने किन रूल्स को फॉलो किया? पहली चीज तो ये आपने कुछ चीजें याद रखनी। इसने जो रूल्स को फॉलो किया, फर्स्ट वन, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब जो भी आप नेम देंगे वो स्पेशली एक यूनियन से, एक ऑर्गेनाइजेशन पे आप उसको रिकॉर्ड करवाएंगे। तभी आज या कल मैं कोई स्पीशीज न्यू करती हूँ तो मैं उसका पहले तो मैं रिसर्च पेपर में उसे करूंगी, फिर मैं उसे इंटरनेशनल जोलॉजिकल कांग्रेस में भेजूंगी, राइट। इंटरनेशनली, भले मैं कराची में बैठे बैठे उसे भेजूंगी, लेकिन मैं वहां से अप्रूव करवाऊंगी और फिर वो रिसर्च पेपर डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट के पास जाएंगे, ताकि उनको भी पता चल जाए कि ये स्पीशीज मैंने जो है वो नाम दे दिया है, मैंने उसे आइडेंटिफाई कर दिया, यानी मैंने उसे डिस्कवर कर दिया, राइट। इसका काम एक ये भी होता है ताकि आप उसको डुप्लीकेट नाम से बचा सकें। कल को ये ना हो कि मैंने पहले से इसको डिस्कवर कर दिया, कल को कोई दूसरा साइंटिस्ट आके जो है वो डुप्लीकेट कर दे नाम, या ये बोलते कि मैंने ये चीज पहले की थी। तो ये रूल्स को फॉलो करना हर साइंटिस्ट के अपने फायदे के लिए भी बहुत ज्यादा अहम होता है। अच्छा, अब जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ जो नाम देते हैं वो सिर्फ जीनस और स्पीशीज का नहीं होता, बल्कि वो जब उसको क्लासिफाई करता है, उसको ग्रुपिंग करता है, तो एक हायरार्की फॉलो करता है, राइट। और वो हायरार्की हमारे पास कहलाता है टैक्सोन। अब वो हायरार्की कैसे होती है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और उससे पहले किंगडम से पहले होता है डोमेन, राइट। तो इस बेस पे हम लास्ट जो है इस जीनस और स्पीशीज मिला के उसका नाम दे देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम नहीं दिया जा सकता कि इन सबको मिला के फिर उसका नाम दिया जाए, फिर तो उससे बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, इससे मुश्किल भी हो सकती है याद करने में, क्योंकि ये तमाम चीजें रिसर्च पर्पज के लिए इजी क्या क्या, ताकि एक बंदा जब कभी वो रिसर्च में निकले तो उसे चीजें आसानी से आसानी उसे मिलती चली जाए। ग्रुपिंग होती है, आपको आप एक शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं तो आपको पता है कि भाई ये क्लॉथ्स की दुकान है, ये यूटेंसिल्स की है, तो आपने क्या करना है, आप सिंपल आप सॉर्ट आउट होते हैं कि भाई आपने इस दुकान में ये करने जाना है, इस दुकान में ये करने जाना है। अगर लेट सपोज मिक्सअप होती है, एक ही दुकान में सब चीजें होती है, तो आपको ढूंढने में भी मुश्किलात होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन होती है, ये जो वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूद है उसकी स्टडी करने में आसानी होती है, राइट। तो जो हायरार्की फॉलो करते हैं वो ये हायरार्की फॉलो करते हैं। अब सबसे ब्रॉडेस्ट टैक्सोन हमारे पास कहलाता है डोमेन, और सबसे लोएस्ट टैक्सोन हमारे पास कहलाता है स्पीशीज। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। सबसे ब्रॉडेस्ट क्या कहलाता है? डोमेन। और सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास क्या कहलाता है? स्पीशीज। अब अगर एक आपको दिया जाए ऑप्शन के डोमेन नहीं हो बल्कि किंगडम हो, तो सबसे ब्रॉडर पे किंगडम कहलाएगा, और सबसे जो लोएस्ट टैक्सोन होगा वो हमारे पास स्पीशीज कहलाएगा। अच्छा, इसके अलावा डोमेन सब डोमेन भी होता है, किंगडम सब किंगडम भी होता है, फाइलम सब फाइलम भी होता है, क्लास सब क्लास भी होती है, और क्लास से ऊपर सुपर क्लास भी होती है, क्लास के बाद सब क्लास भी होती है। तो ये क्लासिफिकेशन में भी मजीद आ चुका है, ठीक है। सब क्लास और सुपर क्लास, सुपर होगा तो उससे पहले होगा, सब होगा तो उसके बाद होगा। तो ये आपने कुछ चीजें याद रखनी है। अब लेट सपोज एक, अच्छा, अब ये नहीं आप कह सकते कि ये जो टैक्सोन होता है, आप अगर किसी को डोमेन में डाल रहे हैं तो आपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रखी होती कि ये करेक्टर होगा तो ये इसमें फिट होगा, ये करेक्टर होगा तो ये इसमें फिट होगा। जैसे अगर कोई कल को बच्चा कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाता है तो उसके पास कुछ करेक्टर होने चाहिए, उसकी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, उसके टेस्ट में मार्क्स इतने होने चाहिए, उसकी एज लिमिट इतनी होनी चाहिए, उसने 2019 में अपना या 2020 में अपना जो है एफएससी पास किया होना, यानी कि ये कुछ करेक्टर है फिर वो फिट होगा। बगैर करेक्टर के ऐसी मुंह उठा के वो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जब आप कैटेगरीज को, जब आप टैक्सोन को देखते हैं तो उसकी कुछ बेसिस होती हैं, उन बेसिस पे आप उन्हें कैटेगराइज करते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिस होंगे, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर हम एक होमोसेपियंस की बात करें, मैं एक ह्यूमन की क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ, तो उसका डोमेन है यूकैरिया। यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट सेल विद न्यूक्लियाई। इट्स बिलोंग टू एनिमेलिया। एनिमेलिया के कैरेक्टर के कोई भी मल्टी सेल्यूलर हो वो एनिमल में इंक्लूड होगा, बट दे आर यूकैरियोट, दे आर मोटाइल, एंड दे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेक्शन। ये सारे एनिमेलिया में इंक्लूड होगा। फिर फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स में वो आएंगे जिनके पास नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। देन मेमेलिया, मेमेलिया में क्लास में वो आएंगे जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होंगे और उनकी बॉडी जो है वो हेयर से कवर्ड होगी। देन ऑर्डर प्राइमेट्स, क्या ऑर्डर प्राइमेट्स। अभी तक आपको जब मैंने किंगडम एनिमेलिया पढ़ाया था तो मैंने ह्यूमन की क्लासिफिकेशन आपको नहीं बताई थी, हमने मैमल्स तक की थी, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। बट जब यहाँ पर मेमेलिया की बात करेंगे उसके बाद हम प्राइमेट्स की बात करेंगे। प्राइमेट्स ऑर्डर
अडेप्टेशन टू क्लेम ट्रीज, आपने याद रखना प्राइमेट्स उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो ट्रीज पे क्लेम कर सकते हो। तो पुराने जमाने के जो कहते नहीं है कि चिंपैंजी और मंकी से ह्यूमन अराइज हुए हैं, तो प्राइमेट्स, मंकी जो है वो भी प्राइमेट से बिलोंग करते हैं, राइट। देन हुमीडिया, हुमीडिया उसे कहते हैं जो वॉक खड़े होके करता है, राइट, अपने लिम्ब से, फोर लिम्ब से चलता है। देन होमो, होमो होमो उन्हें उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके पास ब्रेन बड़ा साइज का मौजूद है और उसे वो यूज करते हैं, राइट, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसे वो यूज करते हैं। सो यहाँ पर होमो का मतलब क्या है, हमारे पास लार्ज ब्रेन। देन सेपियंस, राइट, सेपियंस हम उस ऐसे मॉडर्न बॉडी को कहते हैं जिसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में मौजूद है। तो इसी तरीके से जब हम कैटेगरीज करते हैं किसी भी टेक्सोन की, तो वो कुछ कैरेक्टर्स की बेस पे करते हैं, एज इट इज हम किसी को ग्रुप में नहीं डालते। यहाँ पर आपने एमसीक्यूज के लिए प्राइमेट्स याद रखना है, होमिनाइडिया याद रखना है और होमो याद रखना है। देखिए भाई फैमिली जब भी आएगी ना तो होमो DAE लग जाता है उसके आगे, ठीक है। कोई भी फैमिली हो तो वो DAE उसके साथ लग जाता है, या CAE, DAE या CAE, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। देन अच्छा, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से ही वो चीज जाहिर नहीं होती, बल्कि साइंटिस्ट एक और चीज क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आपको पता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि उसका एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड चेक किया जाए कि उसका जो हमारे पास जो एंसेस्टर मौजूद था वो कैसा मौजूद था, उसमें क्या कैरेक्टर थे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ हमारे पास जब हम एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एंसेस्टर सेम हो, एंसेस्टर डिफरेंट हो। तो यहाँ पर भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मॉर्फोलॉजी के बाद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख ली जाती है। अच्छा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर मॉडर्न टेक्सोनॉमी, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से ही ये बात जाहिर हुई है कि ह्यूमन जो है उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा जाए। उसके अलावा जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है वो एक और एविडेंस पे बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चरली दे आर सेम बट डिफरेंट इन फंक्शन। ओके जी, सो टू किंगडम सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। टू किंगडम सिस्टम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर ये आई प्रॉब्लम्स के भाई फंजाई जो बिल्कुल अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन को फॉलो करता है और उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उसे किस में डाला जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये कि एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट लाइक तो शो करते हैं लेकिन प्लांट नहीं है, एनिमल लाइक शो करते हैं लेकिन एनिमल नहीं है, और फंजाई लाइक शो करते हैं लेकिन फंजाई नहीं है, तो उन्हें किन में रखा जाए। और चौथा वायरस, जो आज तक साइंटिस्ट ने इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा। वायरस वो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने साइंटिस्ट कंफ्यूज ही है इस बात पे कि भाई ये सेल्यूलर है कि नॉन सेल्यूलर है, क्योंकि हम इस चैप्टर में आगे एक इसका पूरे चैप्टर का एक पार्ट वायरस पे कंसिस्ट करता है, हम उसको देखेंगे, उसके कैरेक्टर देखेंगे कि भाई इसके पास लिविंग लाइक कैरेक्टर भी है, इसके पास नॉन लिविंग लाइक कैरेक्टर भी है, तो इसको इन 5 किंगडम में नहीं रखा गया। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स थी जो साइंटिस्ट ने उठाई। इन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए एक साइंटिस्ट थे इन 1967 रॉबर्ट विटिकर ने, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। और इन्होंने किन बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रखा? इन्होंने पहली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। फिर इसने ये बोला कि भाई जो यूकैरियोट है वो यूनिसेल्यूलर भी है और मल्टीसेल्यूलर भी है। फिर इसने 2 बेसिस रखी, एक लेवल ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह की होती है, फोटोसिंथेटिक, इंजेक्शन और तीसरा एब्जॉर्प्टिव। इन तमाम बेस पे इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी। अकॉर्डिंग टू विटिकर सबसे ओल्डेस्ट जो ग्रुप था वो हमारे पास था मोनेरा, जिसमें जो एक प्रोकैरियोटाई है जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मौजूद है। फिर मोनेरा से एक ग्रुप अराइज हुआ जिन्हें आप प्रोटोक्टिस्टा कहते हैं, जिनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर, एनिमल लाइक कैरेक्टर, फंजाई लाइक कैरेक्टर मौजूद है, उन्हें रखा गया प्रोटिस्टा में। पहले नाम मोनेरा रखा गया था, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इसे मजीद जो है वो इसे और मजीद ठीक किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि विटिकर के अकॉर्डिंग 5 जो नाम थे वो मोनेरा, प्रोटिस्टा,
प्लांटाई, फंजाई और एनिमेलिया। हमें पता है इन सब में मोनेरा में प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स है, यूनी भी है मल्टी भी है। प्लांटाई में मल्टी यूकैरियोट्स, फंजाई में मल्टी यूकैरियोट्स, एनिमेलिया में मल्टी यूकैरियोट्स। अच्छा, प्लांटाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ, फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव, एनिमेलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ। अब आपने चूंकि ये सारे पढ़ लिए ना चैप्टर, अब आपको ये जो क्लासिफिकेशन की बेसिस है ना, ये पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, राइट, कि किन बेसिस पे इसको रखा गया। अच्छा, इन्हीं को यानी कि हमारे पास जो विटिकर था उसने यहाँ पर सिर्फ दो को लिखा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हमारे पास मार्गुलस और श्वार्ट्ज आए। मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने इन्हीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाइड किया। इन्होंने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्लस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ एक और चीज दिखी जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। उसने जेनेटिकली यानी अकॉर्डिंग टू जेनेटिकली अपीयरेंस, उसके जेनेटिक यानी कि डीएनए, आरएनए, इन तमाम चीजों को देखते हुए यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हुए भी इन 5 किंगडम को अरेंज किया और इनका न्यू नाम रखा, राइट। तो आपने एमसीक्यूज के लिए क्या याद रखना है, विटिकर ने किस बेसिस पे रखा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जबकि मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने किन बेसिस पे रखा, मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने 3 बेसिस पे रखा, जेनेटिक्स, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो अकॉर्डिंग टू मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज की मैं बात कर लेती हूँ, तो उसने मोनेरा को रिप्लेस कर दिया नाम से प्रोकैरियोटाई में, प्रोटिस्टा को प्रोटोक्टिस्टा, फंगाजाई को फंगाई ही रखे रहने दिया, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है जो आपको फटाफट इसके करेक्टर, अच्छा ये जो एमसीक्यूज एमकैट के अंदर आते हैं, इसके एमसीक्यूज वो इस तरह से आ जाते हैं, वो एक ब्लॉक बना देते हैं और फिर बताते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, राइट। तो नीचे ए करके ऑप्शन देते हैं और उसके आगे लेट सपोज उन्होंने मोनेरा लिखा है। अब मोनेरा के लिए कौन सा करेक्टर है, कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन लिखा है, दे आर प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट, सेल वॉल is made up of polysaccharides, mode of nutrition is autotrophs and they are not multicellular. B लिख दिया, they are prokaryotes, nuclear envelope is absent, सेल वॉल की इन्होंने जो अरेंजमेंट है जैसे पॉलीसैकेराइड से मिलके बना है तो उसने लिख दिया मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, राइट, और मल्टीसेल्युलैरिटी प्रेजेंट कर दी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट अबाउट प्रोकैरियोटाइप, राइट। तो आपने उस करेक्टर को जो है वो याद रखना है कि इनकी बेसिस करेक्टर क्या है। सेल टाइप देख लेते हैं, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सब में यूकैरियोट्स हैं, याद रखना है। मोनेरा में न्यूक्लियर, क्योंकि प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर एनवेलप तो एब्सेंट है, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप से ढका हुआ नहीं है, लेकिन इनके पास जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, बाकी सब में न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है। सेल वॉल इसकी नॉन सेल्यूलोज है, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, जबकि प्रोकैरियोटाई में डिफरेंट फॉर्म्स से मिलकर बनी है, यानी कि सेल्यूलोज, नॉन सेल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सबसे मिलकर बनी है, टाइप्स भी डिफरेंट है। सेल वॉल की बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद, फंजाई में काइटिन से मिलकर बनी है, प्लांटाई में सेल्यूलोज की ज्यादा है और पॉलीसैकेराइड यानी कि हेमी सेल्यूलोज, वो तमाम चीजों से मिलकर इसकी सेल वॉल बनी है। और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है, राइट, सेल वॉल के बजाय क्या मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक, फोटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि आपको पता है किंगडम प्लांटाई में मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो हेट्रोट्रॉप्स हैं, राइट, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो हेट्रोट्रॉप्स हैं। अच्छा, फोटोसिंथेटिक में कीमोट्रॉपिक भी है, समझ आ रही है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने याद रखना है। फंजाई हेट्रोट्रॉप्स है बट दे आर एब्जॉर्प्टिव, इसका मतलब क्लोरोफिल तो इनमें मौजूद नहीं है। प्लांटाई आर फोटोट्रॉपिक, अब प्लांटाई फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक के अलावा दे आर कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक की कैटेगरी में आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक। और एनिमेलिया जो है वो हमारे पास हेट्रोट्रॉप्स हैं, बिकॉज एनिमेलिया के पास लैक ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस किस में मौजूद हुआ, प्रोटिस्टा में मौजूद है और प्लांटाई में मौजूद है। और क्लोरोफिल किस में मौजूद नहीं है, अच्छा मोनेरा में मौजूद नहीं होता क्लोरोफिल, फंजाई में नहीं होता और एनिमेलिया में मौजूद नहीं होता। मोनेरा जो है वो कोई मल्टी सेल्यूलर नहीं है, प्रोकैरियोट्स है सिंगल, एक यूनिसेल्यूलर, ठीक है। अच्छा, प्रोटिस्टा ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, फंजाई यूनिसेल्यूलर भी है, मल्टी सेल्यूलर भी है और मोस्टली मल्टी सेल्यूलर है, प्लांटाई भी मल्टी सेल्यूलर है और एनिमेलिया भी मल्टी सेल्यूलर है।
तो ये जो है वो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर थे, यानी कि देख लो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ना, ये डिस्क्राइब करता है अबाउट द जेनेटिक्स। ये तो विक्टर ने नहीं क्लासिफाई किया था, बल्कि मार्गलस और श्वार्ट्ज ने। विक्टर ने किस बेस पे की थी क्लासिफिकेशन? सेल्यूलर लेवल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जबकि मार्गलस और श्वार्ट्ज ने किस बेस पे की थी? मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने जिन बेसिस पे की थी, वो पहली बेसिस थी जेनेटिक्स, दूसरी बेसिस थी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही जो विटिकर की थी, और तीसरी हमारे पास थी किसकी? लेवल ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले जब भी 5 किंगडम आता है ना, तो विटिकर का नाम दिया जाता है, राइट। मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज का मॉडर्न वे में नाम दे देते, क्योंकि उसने थोड़ी सी ही चेंजेस की थी, एक जेनेटिक्स को ऐड कर दिया था और इनको नाम को चेंज कर दिया। मोनेरा पुराना नाम है, नया नाम प्रोकैरियोटा है। प्रोटिस्टा पुराना नाम है, नया नाम है प्रोटोक्टिस्टा। फंजा है सेम, प्लांटा है सेम, एंड एनिमेलिया सेम। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is the second part of chapter Variety of Life. First of all, what is virus? Virus क्या है भाई? Virus एक पार्टिकल है, राइट? वायरस एक पार्टिकल है। हमने इसे पार्टिकल क्यों कहा? हमने इसे पार्टिकल इसलिए कहा क्योंकि ये नॉन सेल्यूलर है, इसमें सेल मौजूद नहीं है, लेकिन ये ऐसा पार्टिकल है जो कि नॉन लिविंग भी नहीं है, राइट? क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और इसके पास प्रोटीन मौजूद है जो कि एक लिविंग सेल की प्रॉपर्टी है। देखो कितना कंफ्यूजन है ना ये, कि एक तो ये सेल नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? लाइफ बिगिन एट द लेवल ऑफ सेल। एक ये पार्टिकल है, वायरस आर पार्टिकल्स जो कि जेनेटिक मटेरियल से मिलके बने हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए उसमें मौजूद है, उस पार्टिकल के अंदर प्रोटीन मौजूद है, और ये जो करैक्टर है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि वायरस अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करवाते हैं, अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं, और जब एक वायरस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है तो यही अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया या एनिमल या प्लांट में इंसर्ट करता है। जिस तरह हमने याद है, हमने पढ़ा था कि डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एक पैरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, जो कि हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उससे हमने ये चीज प्रूव की थी चैप्टर इनहेरिटेंस में कि यस डीएनए, क्रोमोसोम एंड डीएनए और इनहेरिटेंस में, यस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल जो कि कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करता है पैरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो इसमें सबसे बड़ी चीज, इस पार्टिकल में जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो साइंटिस्ट अभी तक कंफ्यूज ही हैं कि वायरस आर लिविंग और नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि इसके पास नॉन लिविंग कैरेक्टर भी है और इसके पास लिविंग कैरेक्टर भी है। सबसे पहली नॉन लिविंग कैरेक्टर इसके पास ये कि ये सेल नहीं है, इसके पास कोई सेल भी मौजूद नहीं है। दूसरा, ये ग्रोथ अपनी साइज नहीं करता, अपने आप को रिप्रोड्यूस लाजमी करता है, लेकिन अपने आप को साइज में बढ़ाता नहीं, यानी कि अपनी ग्रोथ नहीं करता। तीसरी, ना ये फूड बनाता है, ना ये फूड लेता है, ना ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। तीसरा, वायरस किस कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उसके सामने कोई स्टिमुलाई दिया जाए तो वो रिस्पॉन्ड करता है। तो वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये जो कोरोना वायरस है, इट्स ऑल्सो अ वायरस, राइट? अच्छा, एक लिविंग कैरेक्टर इसका ये है कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करने की एबिलिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में होती है। अच्छा, लेकिन ये है कि जब वायरस बाहर मौजूद है तब ये कोई भी अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएगा तब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। बिल्कुल इसकी मिसाल ये कि लेट सपोज कोरोना वायरस है, बॉडी के बाहर मौजूद है, कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकेगा। हमारी बॉडी में जैसे अंदर जाएगा अपने आप को वो मल्टीप्लाई भी कर देगा, राइट? तो इस वजह से बायोलॉजिस्ट अभी तक कंफ्यूज ही हैं, इसको बॉर्डर लाइन पे रखा हुआ है कि आइदर ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है, राइट? तभी इस वायरस को 5 किंगडम्स में इंक्लूड नहीं किया गया। अब बात आ जाती है कि वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है।
वो जो मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग और नॉन लिविंग का बताया वो भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो बिजरिंक जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस का नाम दिया, और वायरस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है पॉइजन। ठीक है, वायरस का क्या मतलब है? पॉइजन, जहर। यानी कि इसने बोला कि ये जो चीज है ना, पार्टिकल, ये डिजीज कॉज करती है, दैट्स व्हाई उसने इसे वायरस कहा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप कह लें कि न्यू साइंटिस्ट है वेंडल स्टैनले, ये भी आपने याद रखना है नाम। इसने बोला कि वायरस जो है, इसने मजीद इसके बारे में बताया कि वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना है और प्रोटीन से मिलके बना है। और हमें और आपको पता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं। इसने जो वायरस को डिस्कवर किया वो एक टोबैको लीफ से डिस्कवर किया, राइट। एक टोबैको बड़ा इन्फेक्टेड हुआ था, तो इसने उसको देखा कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसने इसको इतना काला इन्फेक्टेड, इस क्रॉप्स को इन्फेक्ट कर दिया है। तो उसने जब देखा तो उसने वायरस वहां से डिस्कवर किया, और इस वायरस को उसने कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए कि भाई इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद है और प्रोटीन मौजूद है। फिर उसके बाद एक हमारे पास न्यू आई साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने, उन्होंने बेसिकली उसने जो रिकॉग्नाइज किया था, आपको पता है एडवर्ड जेनर ने हमारे पास इम्यूनाइजेशन को बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया था। और इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स। आपको पता है आज आपको और मुझे सबको, हमें स्मॉल पॉक्स होते हैं, और स्मॉल पॉक्स लाइफ में एक टाइम तो लाजमी होते हैं। तो इसकी वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने किया। तो अगर ये छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको वैक्सीन लगा दी जाए तो मे बी स्मॉल पॉक्स नहीं होते। अब ये जो स्मॉल पॉक्स है ये भी वायरल डिजीज है, राइट। वायरस के थ्रू, काउपॉक्स वायरस के थ्रू ये वायरस जो है ये स्मॉल पॉक्स को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरेट करता है, सिम्टम क्रिएट करता है। दैट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक वायरस उसने वो डिस्कवर कर दिया जो प्लांट को भी इन्फेक्टेड कर दिया था, एक वायरस वो भी डिस्कवर हो गया जो कि हमारे पास ह्यूमन को भी इफेक्ट करता। और आज हमें सबको पता है कि स्मॉल पॉक्स एक एरेडिकेटेड डिजीज है आज की दुनिया में, हर एक को होता है, अबंडेंट है, सबको हो रहा होता है नॉर्मली, और इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि वायरस जो है वो उसका साइज कितना है। तो वायरस का आपने याद रखना है कि वायरस छोटे साइज का होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इसका नॉन लिविंग का कैरेक्टर ये भी है कि दे कांट ग्रो, वो ग्रोथ नहीं कर सकता। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको पहले भी इसका स्ट्रक्चर बताया कि इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, और इसके पास जो है वो क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन और उससे मिलकर बना, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना। अब जरा आप इसको देखें तो इसका हेड मौजूद है और इसके टेल मौजूद है, राइट। ये जो हमारे पास अंदर का मटेरियल है दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी मौजूद होते हैं, आरएनए भी मौजूद होते हैं। कभी कभी सिर्फ डीएनए होता है, सिर्फ आरएनए होता है, कभी कभी दोनों चीजें मौजूद होती हैं। इसके आउटर कवरिंग मौजूद है एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है जी, ये आउटर प्रोटीन की कवरिंग मौजूद है और इस कवरिंग को आप कहते हैं कैप्सिड, राइट। ये जो है ना, ये एरिया, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे बैठता है और उससे अपना जो मटेरियल है वो इंसर्ट करता है। उस मटेरियल इंसर्ट करने के बाद दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्टेड हो जाता है उस बॉडी को, राइट। अच्छा, कुछ वायरस, ये तो जनरल बात हो गई ना, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके आउटर प्रोटेक्टेड कवरिंग भी होती है, जिसमें आज जो कोरोना वायरस आपके और हमारे दरमियान मौजूद है, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाई हैं हमने। तो ये जो वायरस है ये भी आउटर प्रोटेक्टेड कवरिंग, कुछ की वायरस मजीद मॉडिफाइड होता है। जो जितना वायरस मॉडिफाइड होता जाता है ना, उसकी उतनी मेडिसिन मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि अंदर इन्फेक्ट चीज क्या है? इसका डीएनए, इसके डीएनए को मारना है, खत्म करना है। कैप्सिड को खत्म करेंगे, फिर एनवेलप उसका आएगा, हमारे पास एनवेलप खत्म होगा, कैप्सिड खत्म होगा, उसके बाद ये तमाम चीजें हैं। ओके जी, सो कुछ वायरस, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि कुछ वायरस की एक आउटर मजीद कवरिंग होती है एंड दैट कवरिंग इट इज इनक्लोज्ड बाय एन कवरिंग, और उसे आप कहते हैं एनवेलप।
इसे आप क्या कहते हैं, एनवेलप। अभी आप देखेंगे आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो एमसीक्यूज के लिए हमने याद रखनी है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ वायरस के ऊपर एनवेलप कवरिंग होती है और कुछ वायरस के ऊपर एनवेलप कवरिंग नहीं होती है। अभी देखिए, दिस इज द एनवेलप, एनवेलप के नीचे येलो कलर का कैप्सिड एंड देन अंदर जेनेटिक मटेरियल, और उस एनवेलप के ऊपर स्पाइक्स भी मौजूद है। इसलिए होता है, स्पाइक्स क्यों होता है, ताकि ये होस्ट बॉडी के साथ अटैच हो सके, अटैच हुए, अपना हार्मफुल मटेरियल इंसर्ट करे, देन उसको इन्फेक्ट करे। मैंने ये पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। वायरस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि जब भी ये होस्ट बॉडी के बाहर होगा, ये इनएक्टिव है, होस्ट बॉडी के अंदर जाके ये एक्टिव हो जाएगा और डिजीज और इलनेस कॉज करेगा। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि कैंसर जैसी डिजीज भी कॉज कर रहे हैं, जिनमें से एक हमारे पास जो आती है दैट इज ल्यूकीमिया। एंड ल्यूकीमिया लिख लें, ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर, राइट। तो कल को कभी एमसीक्यूज आता है कि which of the following is a viral disease and which of the following is not included in viral disease, तो आप सबसे पहले कहेंगे भाई ल्यूकीमिया आएगा। नो, ल्यूकीमिया इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। वायरस ने, इतना खतरनाक वायरस था कि उसने उस सेल को म्यूटेंट कर दिया। तो उसमें म्यूटेजन कौन हुआ, मैंने बताया था ना आपको जब मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर, तो मैंने आपको ये बताया था, इनहेरिटेंस पढ़ा दी थी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक म्यूटेंट होता है, म्यूटेंट का मतलब चेंज हो जाना, उसको जो कॉज कर रहा है एजेंट, उसे आप कहते हैं म्यूटेजन। तो म्यूटेजन यहाँ पर क्या हुआ, वायरस हुआ, राइट। उसने उस सेल को खराब कर दिया और वो सेल ब्लड का था, तो वो ब्लड कैंसर हो गया। तो ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वायरस की शेप कैसी होती है। वो तो मैंने आपको अभी एक शेप बताई थी जो कि हेलिकल शेप थी। सिंपली देखिए, वायरस की बहुत ज्यादा शेप्स वेरी करती हैं। कुछ हेलिकल भी होती हैं जिसमें इबोलो वायरस आता है, कुछ पॉलीहेड्रल शेप भी होती है जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस आता है। और आपको पता है इन्फ्लुएंजा में होता है आपको मीजल्स, मम्स, फ्लू, ये तमाम चीजें आती हैं। और कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का मतलब याद रखें, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उससे वायरस को बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। सबसे पहले ये देख लें, हेलिकल शेप भी कुछ होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू, और इसे आपने दिखा दिया कैप्सिड। और ये कैप्सिड किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड। और इनके ऊपर भी राउंडेड स्ट्रक्चर है, स्पाइक्स नहीं है, तो इस राउंडेड स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, कैप्सोमेयर बोल दिया। ये तमाम चीजें फेडरल बोर्ड की बुक में एक्सप्लेन हुई नहीं है, तो ये मैं मिक्स करके आपको बता रही हूँ फॉर द एमकैट, राइट। अच्छा, पॉलीहेड्रल देख लें, हेड्रल शेप है, कोने मौजूद है, अगेन कैप्सूमर, राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, और कैप्सिड विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। देन कॉम्प्लेक्स वायरस जिसमें बैक्टीरियोफेज वायरस आ जाता है, और ये हमारे पास शेप है जो आप पढ़ते हैं। कैप्सिड प्रोटीन से मिलके बना है, अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, लेट्स सपोज डीएनए है सिर्फ। दिस इज अ शीट, जैसे ये भी किस लिए, ये भी फॉर अटैचमेंट, ये भी अटैचमेंट है और ये इसकी टेल भी अटैचमेंट। इट्स अ पिन एंड इट्स अ बेस प्लेट, जिधर बैठ के ये इंसर्ट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, अब जरा, क्योंकि वायरस भी एक टाइप की, अगर मैं कहूं कि वायरस एक जीनस साइंटिफिक नेम है ना, तो उसकी फैमिली क्या होगी, तो वायरस की फैमिली है वायरिडे। ये एमसीक्यूज के लिए आता है, ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, राइट। और वायरल स्पीशीज किसे कहते हैं, ऐसी ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो के जिनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम हो। जैसे मैं कहूं बैक्टीरियोफेज स्पीशीज इज अ वायरल स्पीशीज, राइट। तो बैक्टीरियोफेज एक जैसी स्पीशीज के ग्रुप को आप कहेंगे वायरल स्पीशीज। तो स्पीशीज वेरी करती है, बट और वेरी किस बेस पे करती है, वेरी डिजीज कॉज की बेस पे भी करती है, वेरी शेप की बेस पे भी करती है, और वेरी स्ट्रक्चर की बेस पे भी करती है, राइट। सिंपली अगर हम बात करें कि वायरस की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीजें देखते हैं, सिंपली बेसिक कैरेक्टर, डीएनए, आरएनए, एनवेलप होता भी है नहीं भी होता, कैप्सिड की शेप कैसी है, और कौन सा होस्ट इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे एक हमारे पास है हर्प्स वायरस, ये हर्प्स वायरस देख लें, ये जो आपके होठों के कोने पे छाले हो जाते हैं ना, ये बिकॉज ऑफ हर्प्स वायरस, ये डिजीज है हर्प्स वायरस। ये यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, राइट। इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखाया हुआ है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है।
देन एडिनो वायरस, ये एडिनो वायरस इट्स अ वायरस, और यही इसको रिसेंटली अब हम देख रहे हैं, तो ये ऐसा वायरस है जो आपका रेस्पिरेटरी थ्रोट को इन्फेक्ट करता है। इसी की स्पीशीज में कोरोना वायरस भी आता है, एड्रीनो वायरस का, ठीक है जी। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। देन इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो ज्यादातर फ्लू वगैरह कॉज करता है। तो ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस, देख ले शेप बिल्कुल वेरी है, कोई इसकी हेड और टेल मौजूद है। देन चिकन पॉक्स वायरस, देन पेपिलोमेरी वायरस, ये जो पेपिलोमेरी वायरस है इन्हें बेसिकली हमारे पास ये भी आपके स्किन डिजीज कॉज करता है, राइट। तो इनको कॉमनली आप वाट्स भी कहते हैं, WARTS। अच्छा, सारे जो वायरस हैं वो हर एक को डैमेज नहीं करते, राइट। स्पेशल वायरस की एक स्पेसिफिक होस्ट होता है। जैसे एक वायरस है जो कि टोबैको को ही करता है, दैट इज कॉल्ड टोबैको मोजाइक वायरस। तो वायरस की अपनी होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करती है कि कौन सा वायरस है जो उस डिजीज को कॉज कर रहा है, उस एनवायरनमेंट में, उस टेम्परेचर में रह रहा है। अच्छा, ये सारे डिजीज कॉजिंग वाले वायरस होंगे, दे आर पैरासाइट्स, राइट। पैरासाइट्स का मतलब कि एक तो बॉडी के अंदर जाके रह रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, अपनी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बॉडी को हार्म भी कर रहे हैं। तो वायरस इज अ वायरस क्या है, पैरासिटिज्म फिनोमिना को पूरा उतरना है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज वायरस। एंड हमें पता है वो वायरस जो बैक्टीरिया की बॉडी को इन्फेक्ट करता है, हमने अभी तो बैक्टीरियल डिजीज भी बहुत सारी पढ़ी है ना, तो भाई ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया की बॉडी को इन्फेक्ट करता है, उसे आप कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। अब दो टाइप की साइकिल्स होती हैं, मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कोई हम थ्योरी का पेपर यहाँ कर नहीं रहे, हमने एमसीक्यूज के लिए मेन पॉइंट्स निकालने हैं। दो टाइप की साइकिल होती है लाइसोजेनिक साइकिल और एक होती है लाइटिक साइकिल। ये थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग साइकिल होती है लाइसोजेनिक, और लाइटिक शॉर्ट साइकिल है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में होस्ट बॉडी में काफी अरसे तक रहता है। इनएक्टिव फॉर्म में होस्ट बॉडी में काफी अरसे तक रहता है। अब देखें, ये यहाँ पर क्लैश हो गई ना चीजें। मैंने बात बोली थी कि जो वायरस है वो जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है तो वो वहां जाके हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। लेकिन लाइसोजेनिक में ऐसा नहीं हो रहा, ये अंदर जाके इनएक्टिव रहेगा। अच्छा, इनएक्टिव क्यों रहेगा? रीजन, इनएक्टिव इसलिए रहेगा क्योंकि अगर ये एक्टिव हुआ तो बैक्टीरिया को हार्म कर देगा, और इसने बैक्टीरिया को हार्म नहीं करना, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर ही अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है वायरस के साथ, वायरस बैक्टीरिया के साथ। इसमें आता है मोनोपॉक्स वायरस एंड चिकन पॉक्स वायरस, राइट। ये भी एक इसी की स्किन डिजीज ही है। देन लाइटिक साइकिल में सिंपली क्या करता है, थोड़े ड्यूरेशन के लिए होता है, फौरन जाता है, इंसर्ट होता है, डायरेक्ट एक्टिव हो जाता है, अपना उसका जेनेटिक मटेरियल एक्टिव होता है और अंदर के बैक्टीरिया को, उसके बैक्टीरिया के अपने डीएनए को खत्म कर देता है, राइट, उसको हार्म कर देता है। तो इट्स अ लॉन्गेस्ट वन, इट्स अ शॉर्टेस्ट वन। ये इनएक्टिव रहता है होस्ट में क्योंकि इसने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना होता है, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और लाइटिक इज अ लाइटिक साइकिल शो पैरासिटिज्म। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो इन वायरस को वीक कर देती हैं, राइट। आपको और मुझे पता है व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन। वैक्सीन आपकी इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर कर देती है ताकि वो आप फाइट करें। जैसे आप लेट सपोज अगर छोटे बच्चे को वैक्सीनेशन करा दी जाती है, वैक्सीन्स करा दी जाती हैं, तो वो क्या करता है, जैसे ही अगर वायरस, एक्चुअल वायरस उसकी बॉडी में इंसर्ट होता है तो वो एक्चुअल वायरस को, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पहले से ही वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद थी, तो वो उसको सामने एक्सपोज करके उसे खत्म कर देता है। यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम वैक्सीन के थ्रू वायरस का आप खात्मा कर सकते हैं। उसके अलावा जिसके थ्रू वायरस फैल रहा है, वायरस जिसके थ्रू आ रहा है, आप उसको कंट्रोल करें। आपको बुखार हो, कफ हो, आपने मुंह ढकना है। देखिए, ये पहली सी बातें बताई हुई है, हम फॉलो अभी कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी जान पे आई है, तो अब हम फॉलो करते हैं। घर पे रहें, जब बीमार हो किसी से इंटरेक्ट मत करें, क्योंकि आपकी बॉडी वेक्टर है, यानी कि आपकी बॉडी में वायरस मौजूद है और वो एक जरिया है किसी को ट्रांसफर होने का।
तो पहली चीज के वेक्टर कंट्रोल करें, राइट। तो यहां पर वेक्टर कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैक्सीन से पहले ही वायरस जो है वो एंड हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी डिजीज है, आपको पता है वायरस के लिए जितनी भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और वैसे भी मेडिसिन दी जाती हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको लॉग लैग स्टेशनरी फेज बताया था, बिल्कुल इसी तरीके से पहले वायरस को क्योर कैसे किया जाता है, पहले उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन किया जाता है, देन उसकी ग्रोथ रुकती है, एंड देन जो जितनी ग्रोथ रुकी हुई है उसको किल करके डेथ करके किया जाता है। तो ये ड्रग्स के थ्रू जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसके थ्रू जो है वो यूज किया जाता है। जिसको वायरल डिजीज हो, वायरल डिजीज में माउथ और नोज को कवर करना चाहिए ताकि छींकों से इन तरीके से आप जो है नहीं करें। हाथ हमेशा धोने चाहिए। आज आप हम कोरोना वायरस के लिए पढ़े, ये हर वायरस के लिए हाथ धोएं ताकि आप किसी भी जगह से अगर वायरस ले रहे हैं, क्योंकि हमें और आपको आदत होती है अपने मुंह को बार बार टच करने की, अपनी बॉडी को टच करने की, राइट। उसके अलावा कोई भी चीजों का इतना ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट नहीं करें कि किसी से आप में वायरस ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं ये वेक्टर के तौर पे एक्ट होती हैं और उसके थ्रू वायरस जो है बॉडी में इंटर होता है। ओके जी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि सिंटेक्स बुक बोर्ड से हटके हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वायरस कैसे इवॉल्व हुए, वायरस की ओरिजिनेशन कैसे हुई। मैं आपको बता चुकी हूँ वायरस को कहा जाता है इट्स अ पार्टिकल। इसके लिए एक थ्योरी बहुत फेमस है, दैट इज को-एवोल्यूशन थ्योरी। को-एवोल्यूशन थ्योरी क्या डिस्क्राइब करती है? को-एवोल्यूशन थ्योरी ये कहती है कि वायरस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने। कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें प्रोटीन और डीएनए सेम टाइम में मौजूद था और वो एक सेल था और उसने अपने आप को सबसे पहले एज अ सेल अपने आप को अपेयर्ड किया और उसके बाद डीएनए और प्रोटीन के अराउंड एक कवरिंग आ गई और उसने इंडिपेंडेंट पार्टिकल के तौर पे एक्ट किया। तो आज आपके और मेरे दरमियान जितने वायरसेस मौजूद हैं, कहा यह जाता है कि दीज आर द पार्टिकल्स एंड दे इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अच्छा जी, अब इस थ्योरीज के ना बहुत ज्यादा ड्रॉबैक भी थे। इस थ्योरीज के ड्रॉबैक ये थे कि क्योंकि ये कुछ थ्योरीज थी, कुछ हाइपोथेसिस थी, बेसिकली कुछ को-एवोल्यूशन थ्योरी ने ये चीज एक्सप्लेन नहीं की थी कि भाई आप एक सेम टाइम पे ये कह रहे हैं कि प्रोटीन और डीएनए इज अ सेल, लेकिन वायरस इज नॉट अ सेल। तो एक सेल से एक नॉन सेल्यूलर में उसने कैसे कन्वर्जन किया? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें और आज के वायरस का स्ट्रक्चर देखें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो वायरस का साइज छोटा है, राइट। दूसरी कंट्रोवर्सी हमारे पास ये आ जाती है। तो ये ओरिजिन अगर थ्योरीज की बात की तो को-एवोल्यूशन थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसने वायरस की ओरिजिन को इटसेल्फ एक्सप्लेन किया, लेकिन ये रिजेक्ट हो गई बाय मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ अब आपने याद रखना है लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर, राइट। इस चार्ट के थ्रू स्ट्रक्चर, एक सेल के स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेली सारी चीजें मौजूद है, जबकि एक वायरस में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो कैप्सिड से मिलकर बना। रिप्रोडक्शन बाहर होता है तो इनएक्टिव होता है, होस्ट बॉडी में जाता है तो एक्टिव हो जाता है, जबकि सेल इस चीज से इंडिपेंडेंट है। सेल कहीं भी होगा, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर, डेफिनेटली मैक्सिमम तो बॉडी के अंदर ही होते हैं क्योंकि सेल से ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। वो इंडिपेंडेंट है, अपनी रिप्रोडक्शन करता रहता है। इसका जेनेटिक कोड, हमारा जेनेटिक कोड जो सेल का होता है वो सिर्फ डीएनए होता है। अच्छा, इसका जेनेटिक कोड डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। समटाइम किसी में सिर्फ डीएनए, समटाइम आरएनए, और समटाइम किसी वायरस में डीएनए आरएनए दोनों मौजूद है। ग्रोथ नहीं होती है वायरस की, सेल की ग्रोथ होती रहती है, राइट। एनर्जी लेता भी नहीं है और देता भी नहीं है। सेल एनर्जी लेता भी है और वेस्ट प्रोडक्ट में एक्सक्रीट आउट भी करता है।
वायरस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जबकि हमारा सेल करता है, राइट। आप अमीबा ले लें, अमीबा इज यूनिसेल्यूलर, आप उसके आगे केमिकल रखें, वो वहां से डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा। वायरस जो है दे आर चेंज ओवर अ टाइम। अब मैंने आपसे अभी जो डिस्कस किया कुछ देर पहले कि मॉडिफाइड होता गया शेप के अकॉर्डिंग, पैरासिटिज्म के अकॉर्डिंग, इन्फेक्ट होने के अकॉर्डिंग। तो ये मॉडिफिकेशन चलती रही वायरस की, जबकि हमारे पास सेल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा मॉडिफाइड सेल हमारे पास भी मौजूद है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है बिटवीन द सेल एंड द वायरस। अच्छा, अब एक और चीज आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि जो वायरस का डीएनए है उसके लिए दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, एसएसडीएनडी डीएनए और डीएसडीएनए। एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंड और डीएस मतलब डबल स्ट्रैंड। अब आप देखें क्या होता है, ये देखें ये जो चीज है ना ये डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिकल शेप, और हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। वायरस वेरी करता है, उसको मजीद क्लासिफाई किया है। जिन वायरस के ऊपर एनवेलप मौजूद है उसे आप कहते हैं एनवेलप डीएनए वायरस। अच्छा, इस वायरस में जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए, ठीक है, और कुछ होते हैं नॉन एनवेलप। अब एनवेलप में भी मजीद क्लासिफिकेशन आती है। डबल स्ट्रैंडेड जीनोम, जिनमें डबल स्ट्रैंड मौजूद है, देख लें डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। पॉक्स वायरस, हर्प्स वायरस नाम याद रखने आपने एमसीक्यूज के लिए। नॉन एनवेलप में डबल भी आते हैं, सिंगल भी आते हैं। सिंगल में एक आता है पार्वो वायरस, जबकि डबल में आते हैं एडिनो वायरस और पैपो वायरस, जिनका या लीनियर है, देखिए लीनियर, और ये सर्कुलर डीएनए, ये ज्यादा मॉडिफाइड हो गया, ठीक है। तो एनवेलप सिर्फ डबल होता है और नॉन एनवेलप डबल भी होता है और सिंगल भी होता है। तो ये आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। अच्छा, अब वो वायरस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, एनवेलप, नॉन एनवेलप। अब इसमें एनवेलप में भी सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम, और नॉन एनवेलप में सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड में रियो वायरस, सिंगल में पैसिरो वायरस और कैली वायरस। आप ये देख लें डबल स्टैंडर्ड और ये देख लें सिंगल स्टैंडर्ड। अच्छा, अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम है ये भी दो टाइप के, सेगमेंटेड जीनोम और नॉन सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का मतलब ये ब्रेक डाउन हुआ है सेगमेंट्स की फॉर्म में, सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड का मतलब नहीं, सेगमेंट्स नहीं हुआ, एक ही सर्कुलर मैनर में मौजूद है। ये देख लो सेगमेंट्स का मतलब ब्रेक, टूटा हुआ होना, ठीक है जी। तो नॉन सेगमेंटेड की आपने याद रखनी है रैब्डो वायरस, नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंड एनवेलप आरएनए वायरस। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस काफी अरसे पहले डिस्कवर हो चुका है, लेकिन क्योंकि आज उसने हमारी और आपके सोसाइटीज पे हमला किया है तो आज याद रखना है। तो कोरोना वायरस एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, इज अ नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंड एनवेलप आरएनए वायरस, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन थी आरएनए वायरस की और वो थी डीएनए। अब आप देख लें ये है हमारे पास जो कि एनवेलप से कवर नहीं है, इसमें कैप्सिड है और कैप्सिड किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। ये न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीएनए भी हो सकता है सिर्फ, आरएनए भी हो सकता है सिर्फ, और डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है। अब ये देख लें ये एनवेलप वायरस है। अब ये एनवेलप क्या है, ये आउटर एनवेलप मौजूद है और एनवेलप के आगे स्पाइक्स मौजूद है। स्पाइक्स है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी से अटैच होता है और अपना ये न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर करता है और उसे इन्फेक्ट कर देता है। देन हमारे पास एनवेलप और नेट, ठीक है। एनवेलप और नॉन एनवेलप तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़े एनवेलप और नेट वायरस। ये जो हमारे पास एनवेलप है इसमें आउटर कवरिंग हुई हुई है, नेट का मतलब आउटर कवरिंग नहीं हुई हुई। नेट का मतलब क्या है, ओपन है, आउटर कवरिंग नहीं हुई हुई, ये कवर्ड है। तो जितने एनवेलप वायरस होते हैं ना बेटा, ये बात याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए भी, उनको मारने के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए। तो कोरोना वायरस इज अ एनवेलप वायरस, राइट। तो यहां पे ये देख लीजिए कोरोना वायरस इज अ एनवेलप वायरस। अच्छा जी, एक दो लास्ट चीजें रह गई हैं क्योंकि हमने डिजीज ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, द वन इज कॉल्ड वायरॉइड्स एंड द अदर वर्ड इज कॉल्ड प्रायोन्स। पहले आप देख लें कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोन्स। पी से प्रायोन्स, पी से प्रोटीन। अभी हमने देखा कि जितने भी वायरसेस होते हैं उनकी जो कैप्सिड है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, अंदर का न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए से मिलकर बना हुआ है। लेकिन
होता क्या है कि एक ऐसा वायरस जिसमें अंदर का जेनेटिक मटेरियल ही मौजूद नहीं है, लेकिन जो उसकी प्रोटीन बॉडी है कैप्सिड, वो इन्फेक्शियस है, वो उसमें एबिलिटी है किसी को डिजीज कॉज करने की, राइट। तो ऐसे वायरसेस को कहते हैं प्रायोन्स, यानी कि ऐसे वायरस जिनका ना तो डीएनए मौजूद है ना तो आरएनए मौजूद है, लेकिन जो उनकी आउटर कवरिंग है दैट इज अ कैप्सिड, वो आगे जाके डिजीज कॉज कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रायोन। अब हम जरा कंपैरिजन देख लेते हैं, दिस इज अ वायरस एंड दिस इज अ प्रायोन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस, वायोन्स एंड प्रायोन्स? वायरन वो होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टेड होता है, कैप्सिड इन्फेक्टेड नहीं होता, प्रोटीन इन्फेक्टेड नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टेड होता है, वो कहलाता है वायरन। और जिनका प्रोटीन इन्फेक्टेड होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, उन्हें आप कहते हैं प्राइमर्स। सो इसको बहुत सारे डिफरेंट नाम है, वायरस, वायरोसॉइड, वायरॉइड्स, वायरॉन, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है डायवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ कंप्लीट।